प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। कल ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। कौमी और सूबाई असम्बली की 22 नशस्तों पर सियासी जमातों ने इसके लिए अपनी भरपूर मुहिम चलाई है। तगड़े जलसे भी हुए हैं। जो हुकूमतें हैं, मुतल्लिका हुकूमतें, उन पर इल्ज़ामात भी लगाए गए हैं। बहरहाल अब कल ये इलेक्शन होने जा रहे हैं। कई हवालों से ये इलेक्शन बहुत अहम है। इसमें जो अपोजिशन की जमातें हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, उनको उनके नैरेटिव को एक स्ट्रेंथ मिल सकती है अगर वो ज़्यादा सीटें जीतते हैं। इसी तरह से आम तौर पर चूंकि हुकूमत में आने के बाद ज़िमनी इलेक्शन में आवाम हुकूमत को सपोर्ट करते हैं। वो समझते हैं कि अगर कोई शख्स उनके इलाके का जीत कर हुकूमत में शामिल होगा तो उनको फेवर मिल सकती है, उनके तरक्याती काम हो सकते हैं। ये ट्रेंड देखने को आ सकता है। टर्न आउट कैसा रहेगा और अगर टर्न आउट ज़्यादा रहता है तो इसका फ़ायदा किसको होगा। तो बहुत सारे पहलू हैं इन ज़िमनी इंतखाबात को देखने के। एक तो हम इस पर बात करते हैं। दूसरा, बिलावल साहब ने आज बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईवान में जो अपोजिशन एहतजाज कर रही है, उनका इशारा ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ है। वो कह रहे हैं कि जी वो जेल में बैठे हुए लोगों के लिए NRO चाहते हैं। बिलावल साहब के पास ये खबर है, उनका तज्जिया है या NRO के हवाले से उनके पास कोई इत्तला है कि NRO हो रहा है। इस हवाले से बात करेंगे। एक वफाकी काबीना ने मंजूरी दी है, उम्र की बालाई हद को ख़त्म किया गया है और अहम तैनातियों पर 65 साल उम्र की हद जो है वो ख़त्म कर दी गई है। यानी 65 साल से ज़्यादा लोगों की बराह रास्त तैनातियाँ भी हो सकती हैं। 65 साल के बाद उनकी मुद्दत में तोसी भी हो सकती है। ये सब अब मुमकिन है इस नई मंजूरी के बाद। इसका मकसद क्या है और अपोजिशन इसको बिलखुसूस किस तरह से देख रही है। फजल रहमान साहब ने आज पेशीन में जलसा किया। वो कह रहे हैं कि 2024 में 2018 से ज़्यादा बड़ी धांधली हुई है और हम किसी सूरत हुकूमत को चलने नहीं देंगे। मौलाना फजल रहमान साहब क्या अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस के साथ मिलकर काम करने जा रहे हैं या फिर अपने तौर पर तहरीक चलाएंगे, लेकिन वो समझते हैं कि उनकी तहरीक हुकूमत को चलने नहीं देगी। क्या होने जा रहे हैं, तमाम चीज़ों में बात करेंगे और फिर प्रोग्राम के अगले हिस्से में जाके ज़रा हम कुछ पाकिस्तान की इकॉनमी को भी देखेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में शैला रजा साहबा मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा। बहुत शुक्रिया शैला साहबा, खुशामदीद कहते हैं आपको स्टूडियोज़ में। हमारे साथ शौकत यूसुफजई साहब मौजूद हैं, PTI के रहनुमा हैं, और सायरा बानो साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, GDA के रहनुमा। तमाम मेहमानों को खुशामदीद। बिलावल साहब, शौकत यूसुफजई साहब आपसे शुरू करता हूँ। बिलावल साहब कह रहे हैं कि आप NRO चाहते हैं, इसलिए ये अपोजिशन एहतजाज कर रही है पार्लियामेंट के अंदर। क्या NRO की कोशिशें हो रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, NRO की बात इन्होंने की है तो NRO हम किससे मांग रहे हैं? पहली बात तो ये कि क्या जाली मैंडेट लेने वालों से NRO ली जा सकती है? इनके पास कोई इख्तियार है? देखिए, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। 45 में तो सारे हार चुके हैं। इनके पास क्या, पीपल्स पार्टी खुद जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो इन्होंने राब्ता किया PTI के साथ कि हमें भी कोई नहीं, हम किसी से नहीं मांग रहे हैं। देखिए, हमारा लीडर जो है वो टूटने वाला तो है नहीं, आपको मालूम है, उसको कोई परवाह नहीं है। परसों से 2 दिन हो गए उनके साथ जो मुलाकातें होती रही, उस मुलाकातों में भी उन्होंने शीशा लगा दिया बीच में कि जी मुलाकात करें तो आवाज़ ही ना जाए, सिर्फ तस्वीर नज़र आए। तो ये पाबंदियाँ रोज़ बरोज़ सख्त होती जा रही हैं। देखिए, जेल मैनुअल होता है, ठीक है, हटा दिया, अच्छी बात है, लेकिन ये जो जेल मैनुअल होता है ना, एक सबके लिए एक सा होता है। और जो जेल, आप मुझे बताएं कि अगर कोई उनको फैसिलिटीज मिल रही तो क्या ये उनके ऊपर कोई एहसान हो रहा है? जेल मैनुअल होता है और वो कोई हुकूमत पे तो नहीं है। तो ये बाहर आके कुछ जो ये रंगीले आके टीवी पे जो जिस तरीके से बातें करते हैं कि जी वो इमरान खान ने तो इतना खाना खा लिया और जी इमरान खान को ये सहूलत मिली। भाई, सहूलत मिली तो हमने तो नहीं दी है ना। आप जेल आपके अंडर में है, वहाँ तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। तो जो कुछ हो रहा है तो आपकी मर्जी से हो रहा है। आप ही जब कर रहे हैं, खुद ही फिर जाके प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं। अभी देखें, इनका ये हाल है इस वक्त कि इनसे हुकूमत नहीं चल सकती, ये सबको मालूम है। इस पर जो मुश्किल आ रही हैं, जिस तरीके से इन्होंने महंगाई में इजाफा किया है और लेट गए किस्म के IMF के आगे, और जब नई डील आ रही है इसमें भी आपको पता है शौकत साहब ये बिजली के रेट कहाँ जाएंगे, इस पर तो और अभी इस पर मजीद बात करते हैं आगे, लेकिन पहले जरा इसको कंक्लूड कर लूं मैं इस मामले को। शैला साहबा, बिलावल साहब कह रहे हैं कि NRO मांग रहे हैं। कोई राब्ता हुआ है, किसी ने राब्ता किया है पीपल्स पार्टी से या हुकूमत से, कोई इत्तला पहुंची है कि जी NRO मांग लिया उन्होंने? अच्छा, देखिए, बात यह है कि इन्हें खुद भी पता है कि NRO कौन देगा। ये तो पॉलिटिकल पार्टी से जब हुकूमत थे जब भी, और जब बाद में थे जब भी, बात करना नहीं पसंद करते। जो इन्हें थर्ड ऑप्शन के तौर पर लाए थे, जो इनके बिल पास कराते वक्त
इनको नंबर पूरा करते थे। इनके नंबर पूरे करते थे फ़ोन कर करके, जिनके लिए कहते थे हम एक पेज पे हैं, जिनके लिए कहते थे कि भाई हमें मसला ही नहीं है। तो अब उन्हीं क़ुव्वतों की तरफ ये देखना चाह रहे हैं। और बाकी रही असेंबली की बात, तो देखिए जितना भी बड़ा आदमी हो, असेंबली में हंगामा करने से नहीं होगा। आपके मुकदमे बने हुए हैं, आप फेस कर रहे हैं, आपको जो भी सहूलत मिलेगी अदालत से मिलेगी। मेंबर होते तो आपके दौर में तो प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं होते थे, आपके प्रोडक्शन ऑर्डर कर लेते हैं। और असेंबली में आके शोर करवाना, चलने न देना और ये तासुर देना कि भाई सब कुछ उन्हीं के लिए हो रहा है, असेंबली वाले तो खुद भी परेशान है कि क्या करें। उनका एक दिल चाहता है कि वो असेंबली के मामलात में सेट होके चलें, हर प्रोसेस में जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। स्पीकर का इलेक्शन हो, डिप्टी स्पीकर का हो, वज़ीर आज़म का हो, सदर का हो, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, हर प्रोसेस में। फिर कहते हैं हम इसे नहीं मानते, फिर हंगामा करने शुरू हो जाते हैं। और बदकिस्मती से बस स्पीकर की सुननी पड़ जाती है उन्हें, तो वो उनको समझ ही नहीं आ रहा है, लाए अमल ही नहीं है। सही है। मतलब अब दिलचस्प सूरत हाल ये है, सायरा बानो साहिबा, हुकूमत समझती है कि अपोजिशन नहीं चल पा रही और इनकी पार्टी नहीं चल पा रही। तारड़ साहब भी रोज आके कहते हैं कि ये कंपनी नहीं चलेगी, और अपोजिशन समझती है कि हुकूमत नहीं चल पा रही। तो कौन चल पा रहा है? कौन चल पा रहा है? बस धक्के से चलाए जा रहे हैं। अगर तारड़ साहब आकर बयान दे रहे हैं और ये आदमी की बात करें तो उनको भी पता है कि कितनी सीटें थी उनके पास और किस तरीके से। अभी मुसद्दिक मलिक साहब को ही कुछ अर्सा पहले प्रोग्राम में शाहजेब खान ज़ादा के साथ बैठे हुए थे कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब हुकूमत नहीं लेना चाह रहे थे। तो उसका मतलब है जबरदस्ती हुकूमत दिलाई गई। तो बस ये इसी किस्म के मामलात है। बाकी असेंबली में तो इस तरह का माहौल तो 2018 से देखने में मिला। अब कल जो स्पीकर साहब ने रूलिंग दी उस पर आपने देखा होगा कि वो वीडियोस जो शेयर हुई है, वो वीडियोस हमारे पास भी थी। हमने भी देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब भी सीटियां पकड़ के बजाते होते थे और जिस तरीके से शोर और हंगामा होता था और बातें होती थी। ये तो हर करता है। मसला ये होता है कि वो मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, जब हम इधर से उधर चले जाते हैं तो फिर हमें उनके इकदाम गलत लगते हैं। और आप जैसे अगर हुकूमत से ऑपोजिशन की तरफ आए तो हुकूमत का हर कदम गलत लगता है। क्योंकि मैंने दोनों जगहों पर बैठकर देखा है तो ये सेम इस किस्म की फीलिंग आती है। बाकी ये कि मुल्क को कौम के लिए आगे बढ़ना चाहिए। मुल्क को इन्होंने आपसी झगड़े और इन सब चीजों में जो कसूर है, अवाम का कसूर आप मुझे बता दें कि अवाम का कसूर क्या है। कि यहाँ पर तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, किसी चीज का कुछ पता नहीं चल रहा, तो ये सब कुछ कैसे चलेगा? क्या ऑपोजिशन लीडर अपना है? क्या बैरिस्टर्स अपने हैं? ऑपोजिशन लीडर अपना नहीं है उनका? पूछ रही हूँ कि ऑपोजिशन लीडर अपना है क्या? बैरिस्टर्स जितने हैं वो अपने हैं, जो कैंपेन को लीड कर रहे हैं इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में, वो उनके अपने नहीं हैं? अपने आपको लगता है? नहीं, वो पीटीआई की उनकी वफादारी पीटीआई के साथ नहीं, आप ये कह रही हैं? बिल्कुल। अच्छा, मतलब मैं वफादारी की नहीं बात कर रही, मैं ये बात कर रही हूँ कि जो लोग उनके साथ चलते हुए आए थे, जो नॉन पीटीआई के थे, असेंबली में हमें कुछ और नजर आ रहा है। अच्छा जी, सायरा साहब सही कह रही है कि वो लोग नहीं है। और अभी जिस तरह बात की थी ना, मतलब जिस तरह अभी ये बयानात उठे, हमारा लीडर ना झुकने वाला है ना हमारा लीडर टूटने वाला है। अरे भाई, कोई मुफाहमत की रास्ता ढूंढे। मुफाहमत खुदा ना खास्ता वो एनआरओ के हिसाब से नहीं, मैं कह रही मुल्क कौम, इस मुल्क का जो पहिया है उसको आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पर तो आपने देखा है कि केपी गवर्नमेंट में क्या हो रहा है कि आराम से आपने केपी की हुकूमत भी संभाल ली। फिर वहां पर जो मामलात पिछले दिनों आपने देखे, आपने वो सारे भी देखे कि वो किस किस्म से चल रहे हैं। फिर ये सब लोग आते हैं जिस तरीके से, भाई खुदा न खास्ता हमारे शहला नजर साहब अभी बैठे हुए, इनकी भी अपनी पार्टी और मुझे पता है इनके जाले कैसे हैं, और हम लोगों की अपनी पार्टी, हमारा लीडर तकलीफ में हो, हमें तो सुकून ना आए, हमें तो चैन ना आए। ये यहाँ पर सुकून आराम से सारे मामलात भी तय हो रहे हैं, सारी चीजें भी हो रही हैं, इफ्तारियां भी हो रही हैं। जब अभी ये जो सब चीजें हो रही है, वहां पर फिर टिकटॉक्स भी बन रही है, फिर चीजें भी हो रही है, फिर कल बाजोड़ गाड़ियां भी मांगी जा रही हैं, गाड़ियों की रिक्वेजिशंस भी जा रही हैं, गाड़ियां मांगी जा रही हैं। फिर आपको ये नहीं पता कि आपने बात करनी है तो आपने किस ग्रुप से बात करनी है। हर रोज ट्वीट आ जाती है, इस जुम्मे को खुशखबरी मिलेगी, इस जुम्मे को खुशखबरी मिलेगी। जुम्मा करते हैं लोगों ने 8 महीने गुजार दिए।
शौकत साहब, ये जो सायरा बानो कह रही हैं कि एक पार्टी हो, उसका लीडर जेल में बैठा हो और यहाँ पर शशके ख़त्म नहीं हो रहे कि जी गाड़ियाँ चाहिए और जनाब मुख्तलिफ तरह के ग्रुप्स बने हुए हैं, इसको अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें। फिर मैं सवाल आपसे बहरहाल ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से करना चाह रहा था। कोहाट और बाजोड़ का जो ज़िमनी इलेक्शन है वो पीटीआई उसको देखना चाह रही है कि ये ओरिजिनल जनरल इलेक्शन के तौर पर उसको वो देख रहे हैं कि ये अगर जीत जाते हैं तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की ओरिजिनल सीट हो जाएगी पार्लियामेंट के अंदर, और उससे फिर ये इल्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा कि इनकी तो कोई सीट ही मौजूद नहीं है। तो कोहाट और बाजोड़ खास तौर पर, क्योंकि वहां पर इलेक्शन हुआ ही नहीं था 8 फरवरी को, वहां पर ज़िमनी इलेक्शन अब नहीं हो रहा, बल्कि एक्चुअली वो तो 8 फरवरी वाला इलेक्शन हो रहा है, तो कैसे देख रहे हैं और रिजल्ट की क्या तवक्को है? देखिए, जहाँ तक ज़िमनी इलेक्शन की बात है, इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा में आपको पता है कि बड़ी वाज़ेह अक्सरियत है और इंशाल्लाह ताला बड़े आराम से सीटें निकल जाएंगी। दूसरी बात है कि पंजाब को उसके मुकाबले में देखें तो वहाँ पे देखें पीटीआई के लोगों की गिरफ्तारियाँ शुरू है, वर्करों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, पुलिस उनके पीछे लगी हुई है। ये बड़ी अजीब सी बात है। एक सूबे में मतलब ये कि इस तरह अगर हम यहाँ चाहते तो यहाँ भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ इस तरह नहीं करना चाहते। यहाँ बिल्कुल आज़ादी है, बिल्कुल जो भी पार्टी सामने है उसका बिल्कुल आज़ादी है और वो आज़ादाना तौर पे लोग अपना हक रायदही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पंजाब में आप देखें कि कल से क्या हो रहा है, कितने लोगों को खामखा गिरफ्तार करके उनके ऊपर इल्ज़ामात और ये मुकदमे दायर किए जा रहे हैं। तो ये चीज़ें देखनी पड़ती है कि क्या यही जमहूरियत रह गई है हमारे इस मुल्क के अंदर कि अपोनेंट को आप बर्दाश्त तक ही ना करो। तो बाकी रह गई ये बातें कि जी यहाँ पे हुकूमत बनी है, गाड़ियाँ मांग रहे हैं, फलां मांग रहे हैं। देखिए, एक होते जो हुकूमत चलाने के लिए ज़ाहिर मैंडेट हमें सूबे का मिल चुका है, हमें तो पंजाब का मैंडेट भी मिला है, हमें मरकज का मैंडेट भी मिला है। जो हम जदोजहद कर रहे हैं वो इसीलिए तो हम कर रहे हैं कि भाई ये पंजाब का भी तो हमारे पास, अब ये तो नहीं है कि पुख्तनख्वा में हमें मैंडेट मिल गया तो हम खामोश आकर बैठ जाएं कि जी हमें तो मैंडेट मिल गया, अब हमने हुकूमत करनी है। हमने हुकूमत करनी है, हमने 2013 में भी हुकूमत की थी यहाँ पे, जबकि और बाकी हमारे साथ नहीं थे। तो हम ये भी नहीं कर सकते कि हम कहते हैं जी पंजाब हमसे ले लिया, मरकज ले लिया, हम खैबर पख्तूनख्वा छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी है कि हर बंदा अपने एंगल से देखता है। हमने खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने इतना जबरदस्त मैंडेट दिया है कि वो दूसरी बात बहुत सारे लोग इसको चोरी करना भी चाहते थे तो नहीं कर सके। अपने हैं, उमर अयूब साहब का नाम लिया, बैरिस्टर्स कह रही हैं, वो तो बैरिस्टर गौर की तरफ शायद इशारा कर रही हैं कि जो आपके लोग हैं वो क्या आपके अपने हैं? ये लतीफ कोसा साहब से आप पूछे, जो इनको छोड़कर हमारे पास आए हैं। एक पॉलिटिकल वर्कर है और एक बड़ी तारीफ तो रखते हैं, जमाती लोटों पे मुश्तमिल थी शुरू से। वो नहीं मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, इसमें से देखें ये तो अब इनकी बातें प्रोपेगेंडा। इस मुश्किल वक्त में अगर कोई आके पार्टी के साथ मिल रहा है तो आपने पार्टी से निकाल दिया तो फिर एक और जमात में चले गए। उन्होंने लोटापन शुरू किया था तो निकाला ना। अहम तैनातियों पर 65 साल उम्र की हद खत्म करना, वफाकी काबीना का यह फैसला, बालाई हद को खत्म किया गया। इसकी बुनियादी वजह क्या हो सकती है? शैला साहब आप, फिर मैं सायरा साहब के पास गया। नहीं, पहले तो मैं शौकत यूसुफ सईद साहब को इतनी थोड़ी मैं फ्रीडम दूंगी कि वो कुछ भी स्वीपिंग स्टेटमेंट देते हुए निकल जाए और मैं आपके नए सवाल का जवाब दूं। अच्छा, बिल्कुल। 10 साल में 79 बिलियन जो कर्जा था केपी में, इनके शानदार दौरे हुकूमत में 1000 बिलियन हो गया। फैक्ट्स एंड फिगर निकालें, आपको हर महीने क्राइम रेट आपको और उसके बाद जो 16 महीने की आपकी हुकूमत है केपी में सबसे ज्यादा मिलेगा। मैं सिंध की बात कर रही हूँ। अच्छा, एक मिनट वाहिद सूबा ये जो आपने 1000 बिलियन बताया, अपना बिजली घर बनाया, अपने सबसे ज्यादा बिजली बनाई और कराची को भी 100 मेगावाट दे रहे हैं। सबसे बेहतरीन सहूलतें हमारे सिंध की है, सबसे जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है। और बहुत स्पष्ट की जो किताब है उसमें उन्होंने लिखा है कि सबसे बेहतरीन जो गवर्नेंस है, जिसके 28 पैरामीटर्स हैं, वो सब सिंध ने टच किए हैं, जिसको चेयरमैन बिलावल ने ARY में बैठ के बुक भी दिखाई थी। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप जो इस वक्त मुल्क में दहशतगर्दी है जिसका सेहरा इस पे आपको जा रहा है कि आपने वहां पे जो लोग कैद थे उनको बुला के और यहाँ पे उनको कौमी धारे का और वो सब कुछ करने की बात की। आज जो दहशतगर्दी है जिसका सेहरा आपकी तरफ जा रहा है, आप उसको भी जो है ना, जो कराची में दहशतगर्दी हुई और जिसको सिंध पुलिस ने नाकाम बना दिया, आप उसको भी कह रहे हैं।
तो अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के हालात कहाँ से सबसे अच्छे नाकाम बनाया? और कहाँ सबसे से ज्यादा नाकाम बनाया? रेवेन्यू जनरेट करता है। जो मामलात हैं वो जाहिर है एक टेररिज्म की लहर है, और सही है, चलें। टेररिज्म की लहर है जिसको कर रहे हैं। अब रही बात हुकूमत की, तो देखिए हुकूमत जो अच्छा, है इस पर कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रही है सायरा, फिर ये 65 साल वाली पे बात कर लेते हैं। सायरा साहब एक तो इस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, दूसरा आज एक मुशीर है सिंध हुकूमत के, चले वो बात उनकी कर लेते हैं, गाड़ी, 2 मिनट दीजिएगा, पहले कुछ वक्त जवाब देंगे। जी जी चलें दें आप, चाहिए। नहीं, अभी आज कल जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ था, वो पुलिस का कोई वो नहीं था उसमें वो 2 लोग, उनके जो सिक्योरिटी गार्ड थे जो कि जिला सांगड़ के थे, जिसमें एक बंदे ने जामे शहादत नोश की है, दूसरा यहाँ जिना हॉस्पिटल में है, वो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड थे उनके, वो थे, मतलब वो पुलिस के वो नहीं थे। और फिर वहां पर उनके घर में तो कोई आला अहल का ओहदेदार ने जाना मुनासिब भी नहीं समझा, और यहाँ पर बयान ही बदल दिया गया। वो उनकी जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स थे, उन्होंने उस हमले को नाकाम बनाया और उस बंदे बेचारे ने जामे शहादत नोश की है। उससे पहले ऐसे ही कुछ मतलब ऐसे जवाब दे रही हूँ, उसमें कोई झगड़े वाली बात नहीं है कि लोटो का जिक्र आया था। अगर हम पीपल्स पार्टी से हम अपने सारे मेंबरान ले लें तो पीपल्स पार्टी के पास इसका कुछ जवाब लोग ही मैं बचे दूं। जो बीबी के साथ थे। इसका जवाब उसमें जावेद शाह साहब थे, सरदार शाह साहब थे, नूर शाह साहब थे, इम्तियाज शेख थे, जाम मदद अली, अल्लाह उनको गरीके रहमत करे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो अली गौहर महर गए हैं, गौस बख्श महर गए हैं, जो आपके सेनेटर बने काजिम शाह, वो लास्ट 2018 में हमारे एमएलए थे। और उसके बाद बहुत और पीछे चले जाए तो शाजिया मरी साहब के जो वालिद थे, वो तो बड़े पीर साहब पगारा के दस्ते राज थे, उनकी वालदा पहली दफा हमारे उससे एमपीए बनी। तो आप हमारी पार्टी को एक पीर साहब के जो वो कहते हैं ना साये को आप एक नर्सरी कह सकते हैं कि उस नर्सरी से ये सब हो गए हैं। और बल्कि इन्हीं के एक मेंबर ने कहा था कि मेरा तो दिल करता है कि मैं पीपल्स पार्टी रख दूं नाम पीपीपी फंक्शनल, कि फंक्शनल के लोग वहां पर पीपल्स पार्टी में गए हैं। और बाकी सिंध का इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रही हैं, आप शायद कराची की बात करेंगे, लेकिन अगर आप जिले सांगड़ की तरफ जाएं और इस वक्त वहां पर जो जिस किस्म के हालात हैं और जो सब कुछ हो रहा है, वो अब जाहिर है आप सारी बातें अपने आपको ज्यादा पता होगा कि जिस तरीके से वहां पर सिर्फ 3-4 लोगों की हुकूमत है, लोगों ने जिलों पर हुकूमत की हुई है कि जो उनके आपस के एमएनए हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही है। मैं जिले सांगड़ की बात कर रही हूँ, मैं अपने हल्का नंबर NA 210 की बात कर रही हूँ कि जिस तरीके से वहां पर है। सही है, चलिए इसका जवाब देना चाह रही हूँ शैला साहब। इनके सारे जो लोग आए, जैसे जैसे उनको मेच्योरिटी आई और वो उनकी जिंदगी में ही निकल कर आए और इलेक्शन लड़ा और फिर हमारी पार्टी हो सकता है यही लतीफ खोसा साहब ने सोचा नहीं, हो कि मैं तो समझता था कि ये जमहूरी पार्टी है, उन्होंने सोचा नहीं, लेकिन आप है ना इसमें ये बता दें, आप इसमें ये बता दें, जब इनकी पार्टी पहली दफा इलेक्शन में गए तो जावेद हाशमी और शाह महमूद कुरैशी जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे, वो क्या नजरिया था जो दोनों जाके एक डाल पे बैठ गए और हमारी पार्टी को ये एजाज लतीफ खोसा साहब पीपल्स पार्टी में वाहिद बंदे थे समझदार से गए हैं, लोटे वो समझदार बंदे को समझ आ गई। लतीफ खोसा ये तो चोरों की पार्टी है। जाएगा कि कितने समझदार हैं। और जब भी आपने उनको आगे नहीं किया असेंबली में, आपने किसी और को आगे किया हुआ है, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो आया उसने इलेक्शन लड़ा। ये नहीं हुआ कि कम से कम आपकी पार्टी से ज्यादा उनको इज्जत मिल रही है। यहाँ किस तरह से आता है, पार्टियां बदलता रहता है। सिंध में कोई गुंजाइश हमने नहीं छोड़ी। कराची पहले 6 नंबर पे दुनिया का खतरनाक तरीन शहर था, आज 136 पे आ गया माशाल्लाह। ठीक है, वो पूरे मुल्क में टेररिज्म है, यहाँ भी है। देही सिंध में अब बहुत बेहतर हालात हैं और यकीनन के शाजिया मरी साहिबा ने बहुत काम किया है। अल्लाह का खौफ करो जी, अल्लाह का खौफ करो। पार्टी में है फिर उन्हें वोट ऐसे ही तो नहीं मिलता, आप जीत जाती उनको। अगर उनके वालिदैन किसी और पार्टी में थे, नई नस्ल ने किसी और पार्टी में लिया, शाजिया मरी किसी और पार्टी में नहीं थी। अच्छा, सायरा बानो कह रही है बिल्कुल भी नहीं, वो फिर छोड़ देना, सिंध कहीं और रहे, कुछ और करते ना। जियाउल हक के साथ सबके साथ अब शौकत यूसुफ साहब भी बोलना चाह रहे हैं, बैठी रही, क्या किया? चलें शौकत साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सायरा, पहले आप कुछ कह लीजिए। आप शैला बीबी को जब भी बुलाते हैं ना, शैला बीबी का मसला ये है कि ये डैडी कहा था तो क्या हुआ, ये दूसरों की नहीं सुनती, पहले आए थे, बस 4 दिन बाद शोर करती है, शोर से तो प्रोग्राम नहीं ठीक होता। कहता था। अच्छा चलें जरा बारी बारी बात कर लेते हैं ना, टाइम कम लगे। इनको जरा सिखाएं कि खुदा
शौकत साहब कहिए, अब सायरा बानो की बात अधूरी रह गई। शौकत साहब आप कह लीजिए, फिर मैं सायरा साहब आपसे लेता हूँ रिमार्क्स। जी देखिए, उनकी बात भी सुन ले, हम सब की एक एक बात होती है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि कराची में बदअमनी है, कराची की बदअमनी को ख़त्म इसलिए करना चाहिए कि बेनी पाकिस्तान है, उसके साथ कम से कम खिलवाड़ ना हो। बाकी देखिए, सियासत होती रही है, आप हमें बुरा कहें, हम आपको बुरा कहेंगे, ये एक अलग चीज़ है। ये किसी के कहने पे ना इंसान बुरा होता है, ना लोटा होता है, ना क्या होता है। ये अवाम जज करती है, अवाम देख रही है, हम सबको, हमारे किरदार को देख रही है। तो ये मेहरबानी करें, देखें हम अब कराची में सारा पाकिस्तान वहाँ जाके बसा हुआ है और लोग अपनी मेहनत मजदूरी के लिए जाते हैं। वहाँ पे हमारा पूरा इंडस्ट्रियल जोन है, पूरे पाकिस्तान के वो जो हब है, इकोनॉमिक हब है कराची। अगर उसको हम तवज्जो नहीं देंगे, अगर उसको हम ये हाल बना देंगे कि कोई पैदल नहीं चल सकता है, तो होगा क्या। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे कोई वो नहीं है कि आप पीपल्स पार्टी की हुकूमत रहे, वहाँ किसी और की रहे, हुकूमत किसी की भी हो, लेकिन क्या हमने इस मुल्क को संभाला थे ना। चौथी मरतबा हुकूमत है ना पीपल्स पार्टी की, तो कम से कम मैं ये जरूर एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो ये जमहूरियत की कुर्बानियों का जिक्र करने बैठ जाते हैं, तो फिर हम समझते हैं कि बस जमहूरियत इन्हीं की है, जबकि हाल ही है कि एक टॉक शो में जो बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि हमारी बात सुनी जाए। तो इसलिए ये ठीक है, चलें। और देखिए, मैं बिल्कुल इनकी बात का एहतराम करती हूँ कि पाकिस्तान की बात है, तो भाई हमने कहा ना कि छठे नंबर पे था बदतरीन, हमने 136 पे लाया, अभी दोबारा सही कर देंगे। और रही बात, मगर शाला साहबा, आज एक मुशीर जो है, उनकी गाड़ी में पुलिस एहलकार कच्चे के डाकुओं को असला सप्लाई करते पकड़े गए। देखिए, उनकी गाड़ी में है, उन्होंने कह दिया कि मैं शफाफ तहकीकात के लिए सरेंडर कर रहा हूं। ये तो बड़ा एहसान किया उन्होंने। जी हाँ, बिल्कुल। रेलों में आग लगी, डब्बे फटे, किसी ने नहीं सरेंडर किया। साद रफीक से बड़ा ये अगर केपी में होता ना, ये अगर केपी में होता तो आज तो हम भी पाकिस्तान से लेके तारण साहब से लेके सारे केपी में क्या नहीं हो रहा भाई। आपके दौर में जेलें तोड़ी गई, एहसानुल्लाह एहसान गायब हो गया, जेलें टूटी, वहां से अपने नापसंदीदा सारा बीबी को बोलने दे, नजरिए के लोगों को कत्ल करके निकले। आप कह रहे हैं केपी में होता, आप बोल रहे हैं अब तो बीच में। मैं तो कहती हूँ कि मुझे जो मेरा फैसला निकला है, उसने एक अहम सवाल था, चले हमारी गुफ्तगू हो गई, एक अहम सवाल था पाकिस्तान के लिए सियासत में भी आ जाए, सियासत में बेहतरी सायरा बानो साहिबा कह रही, सायरा बानो साहिबा, इसकी आपको क्या समझ आती है जो नहीं कहा, ये जो विफाकी काबीना। सर एक मिनट, सर शौकत साहब एक मिनट, शौकत साहब, ये सायरा साहबा, ये विफाकी काबीना ने फैसला किया 65 साल की उम्र को खत्म करने का अहम तैनातियों के लिए, इसका क्या मकसद दिखाई देता है? फिर इसका तो एक ही मकसद दिखाई दे रहा है ना, तभी आज का हमारे पाकिस्तान को नौजवान मायूस होके जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, कि जो यहाँ पर मायूसी है कि ना यहाँ पर जॉब्स हैं, तो वो पे पढ़ के फिर कहीं जाता ही है, और जिस बेचारे के वसाइल नहीं होते वो आप टिंकी में, आप उनको समंदर में फिर उनके हम दुखी दिल से कह रही हूँ कि जनाजे उठाते हैं। इसी तरीके से लोग जा रहे हैं। जब ये इस किस्म की पॉलिसीज आएंगी कि 65 से ऊपर, तो फिर आप नौजवान, जो हमारे मुल्क के नौजवान जिनके हाथों में मुस्तकबिल है, उनको कहाँ एकोमोडेट करेंगे। अभी भी ये जो PIA का है कि ये जो फिर अभी ये जो गुलगुला सुना था कि सरमायाकारी आ रही है, सरमायाकारी आ रही है या आप अपनी चीजें बेचने के लिए लोग देखने के लिए आ रहे हैं। तो इस 65 साल की जो भी है, इसकी कोई दूसरा तशरीह या मतलब नहीं निकलता। वो यही है कि किसी को नवाजा जाएगा। जिस तरीके से जब DG सिविल एविएशन का इश्तिहार आया था, तो वो इश्तिहार 3 दफा आया था। पता चला कि वो उनकी तो एज गलत बताई थी, फिर उसके बाद इश्तिहार आया, फिर पता चला तालीम का मसला है। मैं इसकी गवाह हूँ, इसलिए कि मैं एविएशन कमेटी में थी और मेरे पास सारे वो एविडेंस थे कि वो जो एड था न्यूज़पेपर में, वो 3 दफा आया था। और उससे पहले आपने कच्चे के डाकुओं की बात की थी कि उनके मुशीर साहब की गाड़ी से वो निकला था। वो कहते हैं ना कि हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। ठीक है जी, शैला साहब दीजिए जवाब। अच्छा, देखिए, जहाँ तक 65 साल की उम्र की बात है तो इसको देखना पड़ेगा, और मैं इसको मानती हूँ कि जब KP में भी एक 63 साल उम्र कर दी थी तो बहुत ज़्यादा मसाइल हुए थे, और नौजवानों में एक बात होती है। अब जहाँ तक गाड़ी से एक चीज़ पकड़ी गई है, एक आदमी ने रिज़ाइन कर दिया है कि मेरे लिए तहक़ीक़ात शफाफ तरीक़े से कर लें, तो मैं जो हूँ ना, वो उस सियासतदानों में से नहीं हूँ जो चोर डाकू करते रहें और साबित कुछ ना कर सकें। ये साबित होगा?
देखिए, एक आदमी ने सरेंडर कर दिया। नहीं, वैसे ये हमारे यहाँ बहुत एक आदमी ने सरेंडर कर दिया है और ये किसी और के बात नहीं है। वो सरेंडर ना करता तो क्या करता है? ये आमिर कियानी का मामला नहीं है कि उनको हटाकर पार्टी का ओहदा दे दे। मलिक गुलाम सरवर का मसला नहीं है कि गैस के बिलों के मामले सरेंडर ना करता तो क्या उनका करता? जो बयान है PIA का, उस पर भी उन्हें कुछ मैं आपको तो बात कर रही हूँ, अब आप कुछ भी बोले, ये जो है हमारी बात है, ये कोई उसकी बात नहीं है कि ट्रेन के डब्बों में आग लगी और इमरान खान जो कहते थे कि साद रफीक जो है वो इस्तीफा दे दे। 100 एक्सीडेंट हुए थे, 3 पे उन्होंने कहा था कि इस्तीफा दे दे। ये तो अभी पता चला है कि 4 अरब रुपए की सब्सिडी किसानों को जो सिंध में दी गई थी उसका पूरा रिकॉर्ड गायब हो गया है। ऑडिटर जनरल मांगते नहीं मिला। पता चला है ना, उसकी तहकीकात कहाँ गई? देखिए, अभी तो आपको पता चला ना, कोई ऐसी बात तो नहीं है। सबसे पहले सिंध ने 4600 रुपए जो है सब्सिडी की बात की। सिंध का किसान खुशहाल है, सिंध में ज्यादा क्रॉप्स हुई है, पहले भी खुशहाल है तो वो 4 अरब रुपया कहाँ गया? उसका रिकॉर्ड ही नहीं है। घर से खाना जा रहा है क्या? अब सब रिकॉर्ड होता है। उससे पहले भी ये बातें होती रही थी कि ना चूहे खा गए और ये हो गए, ऐसी कोई ऐसी बात नहीं थी। जितनी गंदुम थी नहीं उतना उनकी बात की गई। फाइनल रिमार्क्स सायरा बानो नहीं थी कि जो जिन लोगों ने खाया है, जिन लोगों ने खाया है वही इंक्वायरी करते हैं। कमी हुई क्या सिंध में? क्या सिंध में कमी हुई? अगर कोई खा गया, ये देखे ना, जबरदस्त आर्गुमेंट है। वो कह रही है अगर कोई खा गया, कोई सब्सिडी खा गया या गंदम खा गया तो सिंध में कोई कमी तो नहीं हुई ना। गंदम अगर चूहे खा गए थे तो सिंध में कमी तो नहीं हुई ना। कितने लिए? क्योंकि हम तो अपने डिजायर, हम तो अपनी नीड, सायरा बानो साहब, हमें लेनी पड़ती है। जी तो क्या लास्ट कॉमेंट जी सायरा बानो। असदुल्ला खान साहब, आपका प्रोग्राम ऐसे लग रहा है जैसे कोई तालीम बालिगा का प्रोग्राम है। तो अब मैं क्या कह सकती हूँ, मतलब शैला रज़ा साहब हमारी इतनी सीनियर है, वो स्पीकर भी रह चुकी हैं सिंध असेंबली में, लेकिन फिर थोड़ा नेशनल असेंबली और सूबाई असेंबली में फर्क होता है। हर इंसान अपनी बारी पे बोले, जवाब दे। लग रहा है कोई क्लास चल रही है, कोई पिकनिक है, हंसी मजाक में बातें कर रहे हैं और जवाब दे रहे हैं। बहुत सीरियस इशू है जिसको मजाक में उड़ाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। यहाँ पर किसान बदहाल है, 10,000 बिल्कुल मजाक नहीं किया है, स्टेटमेंट्स देते रहते हैं तो फिर बोलूं। और 8,500 रुपए भी जो उसमें 600 रुपए बोरी का है। मेरे पास सारे सबूत हैं, लेकिन मसला ये कि यहाँ पर वो सबूत लेकर जाया किसके पास जाए? पानी उनका रोका जा रहा है। सही है। अब देखें, चले बस 1 मिनट बस खत्म हो रहा है। मुझे मेरे पास शौकत साहब कुछ कमेंट देना चाहते हैं। आप लोग जीते ना, आपके लोग छोड़ के हमें क्यों चलें जी? शौकत साहब, क्या कमेंट दूं? ये सुन रही है हमारी बातें, सुन। ये देखें, पहली बात हुई कि इन्होंने हमारी कोई बात ही नहीं बोलने ही नहीं दिया, खुद ही बोलती रहती है। देखिए, इस वक्त मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी बेचैनी है पूरी कौम के अंदर। ये जो मैंडेट चोरी करके बैठे हैं मुश्तरका, पहले एक एक करके लूटते थे मुल्क, अब दोनों मिलकर लूट रहे हैं मुल्क को। आवाम परेशान है, ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब, सायरा बानो साहबा, शैला साहबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। वापस आते हैं तो देखते हैं IMF ने पाकिस्तान को जंगज़दा या जो तनाज़ात का शिकार मुल्क है उसकी फहरिस्त में शामिल क्यों किया है और उसके का क्या इम्पैक्ट होगा। डॉक्टर खाका नजीब साहब से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर खाका नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये जो नई पॉलिसी आई है कि IMF ने पाकिस्तान को जंगज़दा इलाकों में शामिल किया है, इराक, शाम, सोमालिया, सूडान और यमन के साथ, और पाकिस्तान को तनाज़ात का शिकार मुल्कों की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है, इससे ये किया क्यों गया? आपके ख्याल में फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, एक तो हम IMF की इस वक्त एक एंगेजमेंट में है। ये एंगेजमेंट पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई है। मैं हमेशा ये कहता रहा था कि उस वक्त जून में हमें फौरी तौर पे चले जाना चाहिए था, और आप गए, आपके ज़र मुबादला के ज़खायर 4 से 8 अरब डॉलर, आपके जो करंट अकाउंट का खसारा था वो 1 अरब डॉलर पे महदूद हो गया है। पिछले साल ये पहले 8 माह में 4 अरब डॉलर था। रुपए की जो मूवमेंट है वो संभल गई है, इस वक्त 278 पे है। इट हैड गॉन डाउन टू 307,
और लास्टली आप इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स भी टूटना शुरू हो गए हैं। बट हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान के जो कलीदी मसाइल हैं वो बड़े डीप है। पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल्स चाहिए, जो इनफ्लोज 24-25 अरब डॉलर के, वो कोई और हमें बगैर IMF की अम्ब्रेला के देने को तैयार नहीं है। और फिर हमारी जो डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट है जिसकी वजह से जो हमारे पे टेररिस्ट अटैक होते रहे हैं, इन सब चीज़ों को देखते हुए जो रिस्क्स हैं वो हाइटन्ड हैं, हमेशा ये फंड ने फील किया है। बट आई स्टिल थिंक कि इस सारे डेटे को भी देख के जब मैं पाकिस्तान को आप इराक या सूडान या इजिप्ट के साथ टाई अप करते हैं, आई थिंक दैट्स अ लिटिल कैरिंग इट टू फार। ऐसे हालात शायद पाकिस्तान में आज भी नहीं है। पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस आर मच बेटर फंक्शनिंग देन सूडान और इराक इंस्टीट्यूशंस। पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटीज ज़रूर बढ़ी हुई हैं, बट उतनी बढ़ी हुई नहीं है जितनी इन एरियाज की हैं। और ये जो टेररिस्ट अटैक हैं, बिकॉज वी आर इन अ रीजन, ऑफ कोर्स आई थिंक एक तो ये है कि शायद अथॉरिटी से उतनी डिस्कशन नहीं हुई होगी, कोई डेटा के मिसिंग पॉइंट्स रह गए होंगे। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में रीसेंट एक वेव आई है टेररिज्म की, और दूसरा वल्नरेबिलिटीज़ बढ़ी हुई हैं। अब उन्होंने इसको क्लासिफाई करना मुनासिब समझा, सो वील गो विद इट। बट इसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ओवरऑल हमारी जो उनके साथ इंगेजमेंट अब होगी या चल रही है उस पर नहीं आएगा। बट आई थिंक अथॉरिटीज शुड टेक इट अप विद देम एंड से कि इससे जो इन्वेस्टर है उसकी जो एक तरजीही फहरिस्त है वो भी तो शायद तब्दील हो जाएगी। इन्वेस्टर ये नहीं सोचेगा कि IMF कह रहा है कि ये तनाजात का शिकार मुल्क है तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना सेफ नहीं है। वो IMF की को जाहिर है अहमियत देते हैं लोग, तो ये नेगेटिव पॉइंट रहेगा क्या पाकिस्तान के लिए? असद, वंस वी गो इनटू अ न्यू प्रोग्राम विद देम जो कि एक लंबी ड्यूरेशन का होगा, तो ये थिंग्स जो हैं वो डाई डाउन कर जाएंगी। अभी भी पाकिस्तान को यूरो बॉन्ड की भी और कमर्शियल की भी जो रसाई है वो हासिल नहीं है, बिकॉज जो फिच, मूडीज़ और S&P की रेटिंग्स है वो अभी भी अपग्रेड नहीं हुई। इवन विद जब हम फंड के प्रोग्राम में चले भी गए हैं फिर भी नहीं हुई। सो एक तो बहुत ज़रूरी है कि हम नए प्रोग्राम में जाएँ और वो प्रोग्राम बहुत अच्छा हो। अब डिपेंड सब इस चीज़ पे करेगा कि प्रोग्राम की जो खद्दो खाल हैं, जो कॉन्टूर्स हैं, जो फ्रेमवर्क है वो कैसा है। जब तक कि ये प्रोग्राम हो नहीं जाता, आई थिंक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस ज़रूर ये आ गया है कि हमने ऑप्ट कर लिया है कि हम जाएंगे। इसीलिए आपने सऊदीया का भी देखा कि इन्वेस्टमेंट आ रही है या इन्वेस्टमेंट की एटलीस्ट बातचीत शुरू हुई है, एक इंगेजमेंट शुरू हुई है। पर ये बात आपकी दुरुस्त है कि हमें हद तोड़ कोशिश करनी चाहिए थी। द की क्वेश्चन इज़ कि अगर तो ये रिपोर्ट पहले डिस्कस हुई थी पाकिस्तान से या पाकिस्तान अथॉरिटीज़ वर इन द नो, आई थिंक दे शुड हैव गॉन एंड सेड कि ऐसा ना करें, एंड they could have raised their voice. Now even I think they should, so that at least ये पब्लिक हो जाए, एक रिस्पॉन्स आ जाए पाकिस्तान से कि हमने किया है रेज और हमारी वल्नरेबिलिटीज। लेकिन क्या आप समझते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान को इस सिलसिले में IMF के साथ डील करते हुए ये नुक्ता भी उठाना चाहिए कि आपने हमें इस फहरिस्त में क्यों शामिल किया है? क्या पाकिस्तान प्रोटेस्ट करेगा, या आप चलें प्रोटेस्ट का लफ्ज़ मुनासिब नहीं है, तो क्या इस बात को इनिशिएट करेगा, बात करेगा, ऐसे डायलॉग करेगा IMF के साथ? असद, तो मैंने चूंकि पाकिस्तान का वो 13-16 का प्रोग्राम कंप्लीट करवाया है, मैं बाद में भी 19 के प्रोग्राम में भी हेल्प की थी मैंने, जब हम नहीं कर पा रहे थे इसको साइन। देखिए, बड़ी क्लियरली बहुत खुल के डिस्कशन होती है चीज़ों की। जब वो क्लोज डोर मीटिंग्स होती हैं तो उसमें ज़रूर ये रेज करना चाहिए और उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो समझे ना, क्योंकि हम अभी उनका माइंड क्लियरली रीड नहीं कर पा रहे कि वाई हैव दे पुट अस इन दैट। वो रिपोर्ट 52 पेज की है, मैंने सरसरी तौर पे पढ़ी भी है। ठीक है, वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है, अटैक्स ज़्यादा है, बट स्टिल क्लबिंग नहीं है। सो बिल्कुल खुल के इस पे बात करनी चाहिए। बट मोर इम्पॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान अपना एक रिफॉर्म प्लान तो उनके पास लेकर जाए ना। ज़्यादा जो इस वक्त कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अगर आपने लेने हैं इन्वेस्टर के साथ, तो आप पाकिस्तान की एनर्जी का, पाकिस्तान की ग्रोथ का, डीरेगुलेशन का, पाकिस्तान की SOEs का आप तो प्लान रखिए। अब देखें ना, आप PIA पे बात करें, व्हाट इज़ बियॉन्ड PIA? अब आपने एनर्जी सेक्टर का फ्रेमवर्क क्या बनाना है? सो आप ये प्लान्स अगर अपने सामने रखेंगे, बिकॉज IMF की तरफ से बहुत कुछ आ गया है कि नेक्स्ट प्रोग्राम कैसा दिखेगा, बट अभी तक पाकिस्तान की सिर्फ बात यही है कि IMF की टीम आएगी, वो असेस करेगी, हम बात करेंगे। व्हाट इज़ आवर विजन? बिकॉज फंड के प्रोग्राम अच्छे तब चलते हैं जब कंट्री ओनरशिप आती है कंप्लीट, जब कंट्री की टीम खुद बहुत बासलाहियत और प्रोफेशनल होती है। और ये सारे एरियाज देखें ना, फिजिकल, मॉनेटरी, एक्सचेंज रेट,
पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर, पाकिस्तान के SOEs और पाकिस्तान की प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, इन सब एरियाज पे यू नीड टू हैव रियली स्मार्ट पीपल जो उनसे डील कर रहे हो। क्यों मैं ये कहता हूँ, वहाँ से 10-12 PhD खवातीनो हजरात आते हैं, वो हर सेक्टर के सेक्टर स्पेशलिस्ट हैं। आपको भी पाकिस्तान की टीम ऐसे ही बनानी पड़ेगी, वरना तो आप एक स्ट्रेट जैकेट का जो प्रोग्राम उन्होंने तो बड़ी क्लियरली अभी डिफाइन भी कर दिया है कि वो क्या चाहते हैं पाकिस्तान सही है। और मैं असद आखिरी बात ये कहता हूँ कि अगर आप ये सब बिल्कुल कुछ सही है नहीं खान साहब, करेंगे, ये प्रोग्राम हार्श होगा। जी 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 ठीक है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि IMF के आने से फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है कि एक्सचेंज रेट पे फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ना कम होगा ना ज्यादा होगा रुपया। वो कह रहे हैं कि डी वैल्यू नहीं होगा, लेकिन क्या बेहतर भी नहीं होगा? देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि जो स्मार्ट पॉलिसी मेकर्स हैं, मैं कभी भी रुपए की मूवमेंट पर कोशिश करता हूं कि मैं कमेंट ही ना करूं। मैं कमेंट इस चीज़ पे करता हूं कि जो रुपए के मुहर्रकात हैं उनको देख लेते हैं। अगर तो आपकी सप्लाई साइड बेहतर होती चली जाती है, आप $25 अरब अरेंज कर लेते हैं, आपका ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ना शुरू हो जाते हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स पिकअप करना शुरू कर देती हैं, आपकी रेमिटेंसेस की एक ग्रोथ दिखाई देती है, और आप ये सब कुछ अगर कर देंगे तो आप मुझे खुद ही बताएं ना कि रुपए पे प्रेशर टूट जाएगा, आपकी सप्लाई साइड बेहतर हो जाएगी। ये तो बड़ी डिमांड एंड सप्लाई की चीज़ है। अब अगर ये सारे काम आप नहीं कर पाते, लेट से कि एक्सपोर्ट्स नहीं पिकअप करती, वर्ल्ड मार्केट नहीं रिस्पॉन्ड करती, और दूसरी तरफ तेल की कीमत जो है वो $100 पे चली जाती है, तो आपका इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा, डॉलर की डिमांड आपकी ज़्यादा हो जाएगी, तो रुपए पे प्रेशर आ जाएगा। लेट फिक्स योर इकोनॉमी, द करेंसी विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। आपने अभी थोड़ी सी फिक्सेशन की है, एक होल्डिंग पैटर्न में ले आए हैं मुल्क को, तो करेंसी स्ट्रांग होना शुरू हो गई है। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के जो हम जैसे पॉलिसी मेकर्स हैं, इनको केयरफुल रहना चाहिए इस चीज़ पे। रुपए की मूवमेंट को मार्केट फोर्सेस पे छोड़ देते हैं और हम रुपए की जो फंडामेंटल्स हैं उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, एंड देन लेट्स सी के हाउ द इकोनॉमी प्लेज आउट। राइट बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक और मामले की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान का जो दिफाई प्रोग्राम है, खासतौर पर जो मिसाइल प्रोग्राम है, उसके लिए आलात और सामान फराहम करने वाली 4 कंपनियों को बैन कर दिया है, उस पर पाबंदियां आयद कर दी हैं, और उस पर ज़ाहिर है दफ्तर खारजा ने, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने अपना शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार भी किया है। ये अमेरिका ने क्यों किया है? और पाकिस्तान जिसको हुकूमत के दावे के मुताबिक आलमी तनाई से निकाल लिया गया था और अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर हो गए थे, अमेरिका ये क्यों कर रहा है जिसको पाकिस्तान जस्टिफाइड भी नहीं समझता? हमारे साथ डॉक्टर कमर चीमा साहब मौजूद हैं, खारजा उमूर के माहिर हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर साहब, खुश आमदीद। डॉक्टर साहब, ये आपके ख्याल में इंतहाई कदम क्यों उठाया गया है और ये किसी तरह भी जस्टिफाइड हो सकता है? बहुत शुक्रिया असद साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बेसिकली अमेरिकन्स कहते हैं कि ये जो एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम्स हैं उसके ऊपर अमेरिका का कंट्रोल है, यानी कि जितनी भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है, वो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम्स के हवाले से हो, वो ओवरऑल मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से हो, सो वो एक कुछ ताकतों ने अपना कंट्रोल रखा हुआ है, क्योंकि अमेरिकन्स और बाकी ताकतें नहीं चाहती कि चाइनीज़ या रशियंस या बाकी जो ग्रुप्स हैं वो किसी तरीके से दूसरे ममालिक को ऐसे इक्विपमेंट बेचें जो मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से हैं और वो अपनी मोनोपोली रखना चाहते हैं। तो इसलिए ये किया गया है। फॉर एग्जांपल, एक बेलारूस बेस एक कंपनी है, उसको रोक दिया गया क्योंकि वो पाकिस्तान को डिफरेंट किस्म की जो व्हीकल्स हैं उनके लिए चेसिस देते थे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर कमर चीमा साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का बहुत शुक्रिया। आप कह रहे हैं कि चाइना एक बड़ा मसला है अमेरिका का, और जाहिर है वो पाकिस्तान की पॉलिसी बनाते हुए चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को देखता है। यह आज का प्रोग्राम था नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।